Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I am Meena Chaudhary. In last video we start the chapter reproductive health. So जिसका हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था. आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ पॉपुलेशन स्टैब्लिशन एंड बर्थ कंट्रोल. तो हमारी एनसीईआरटी से रीड करते पहले. In the last century, an all-round development in a various fields significantly improved the quality of life of the people. तो पिछली कुछ सेंचुरीज़ में जो डेवलपमेंट देखने को मिली उसकी वजह से जो पॉपुलेशन साइज़ है वो बढ़ता गया. जैसे हाउएवर इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़, जैसे कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो बढ़ गई, बेटर लिविंग कंडीशंस हो गई, जो एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ पॉपुलेशन, जो कि क्या हुआ था, ग्रोथ पॉपुलेशन के इंक्रीज़ करने के लिए ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था. ठीक है, जब पहले ज़माने में क्या होता था, क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन नहीं थी, तो गांव में क्या होता था कि डिलीवरी के टाइम जो फीमेल है, मदर है, उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता था, घर पे ही उसकी डिलीवरी कर दी जाती थी. तो इसी वजह से क्या होता था कि जो मतलब जो बर्थ हो रहा है चाइल्ड का, उसके जो चाइल्ड के बर्थ के बाद उसकी डेथ रेट हाई रहती थी, मदर की डेथ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ एजुकेटेड जो फैसिलिटीज़ थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ वो उस समय प्रोवाइड नहीं होती थी. तो इसी वजह से वो पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो कम हो रहा था. लेकिन जैसे ही हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ी, कंडीशंस बेटर हुई, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें भी देखने को मिलती है, बढ़ी है. ठीक है, The world population, which was around 2 billion in 1900, rocketed to about 6 billion by 2000. तो जो 1900 ईयर था उसमें क्या था कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो लगभग 2 बिलियन थी. लेकिन जैसे ही 100 साल बाद देखा गया लगभग 2000 में, तो जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट 6 बिलियन हो गई, यानी कि 3 गुना बढ़ गई. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, पॉपुलेशन साइज़ इंक्रीज़ हुआ. ठीक है, एकदम से जो साइज़ है वो बढ़ गया. तो उस समय जब क्या था ना कि जब पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन थी, तो खाली इंडिया की पॉपुलेशन थी 1 बिलियन. इसका मतलब कि जो पूरे वर्ल्ड में 6 बिलियन में जैसे 1 बिलियन जो इंडियन थे, यानी कि हर जो 6% थे उनमें एक जो है वो इंडियन था. तो उस समय देख लो कि जो इंडियन की पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा थी उस समय भी. एंड अब आप थोड़ा आगे रीड कर लेते हैं. अ सिमिलर ट्रेंड वॉज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू. इंडिया में भी ऐसा ही देखा गया. और पॉपुलेशन विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन एट अ टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस. तो जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो इंडिपेंडेंस डे के टाइम, जो हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तब 350 मिलियन थी. लेकिन आज जब 2011 में देखा गया था तो जो हमारी पॉपुलेशन थी वो बढ़ के 1.2 बिलियंस हो गई. ठीक है, और our population, which was approximately 350 million at the time of our independence, reached close to the billion mark by 2000 and closed 1.2 billion in May 2011. A rapid decline in death rate, mortality rate, and infant mortality rate, as well as an increase in the number of people in the reproductive age as probable reason for this. ठीक है, तो रीज़न क्या था जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका बढ़ने का? तो क्या रीज़न हो सकता है? एक तो जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट है, यानी कि जो माँ की डेथ रेट है वो क्या हो गई, कम हो गई. और जो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है वो भी कम हुई. और जो रिप्रोडक्टिवल एज ग्रुप है ना, जिसको हम लोग यंग एज कहते हैं, कि भारत क्या है, युवाओं का देश है. तो लगभग 25 से 35 एज तक जो युवाज होते हैं उस वही अपने उनकी क्या होती है, रिप्रोड्यूसिबल एज होती है. तो उसी एज ग्रुप की वजह से, उनके नंबर ज़्यादा होने की वजह से ही जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़ी थी. ठीक है, थ्रू आवर RCH प्रोग्राम, जो कि कौन सा प्रोग्राम था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम,
उसमें क्या होता, थ्रू वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जिसकी वजह से हम पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है उसको कम कर पाए थे। इट वाज ओनली मार्जिनल, कुछ मार्जिनल तक ही कम कर पाए। उसके बाद क्या हुआ, जब 2001 में देखा गया कि 1000 जो पर्सन है उनके ऊपर 17 लोग बढ़ गए एक साल में, ठीक है। और 2000 जब हमने 2011 में देखा तो तब क्या हुआ था, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2% से, यानी कि 1.7% से और 2% के बीच में देखी गई थी, जिसमें क्या हुआ, जो 1000 पर्सन है उनके ऊपर 20 लोग बढ़ गए साल में, ठीक है। अ रेट एट विच अवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, जिसकी वजह से जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बढ़ती गई तेज़ी से, ठीक है। Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirement, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे फूड है, खाना था, रोजी रोटी, शेल्टर है, यानी कि छत नहीं थी लोगों के ऊपर, clothing, in spite of significant progress made in those areas, therefore the government has forced to take up serious measure to check this population growth rate। तो फिर जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, कुछ जो कठोर कदम उठाए थे, यानी कि जो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू टेक अन अप सीरियस मेजर्स टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो उसने क्या किया, इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने कुछ स्टेप्स अपनाए, जैसे कि बोला गया कि स्मॉल फैमिली रखी जाए, यानी कि छोटी फैमिली। तो जो स्लोगन्स थे वो भी दिए गए थे उस टाइम, जैसे हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू, छोटा परिवार सुखी परिवार, और भी जैसे आपको कुछ पता होगा कौन सा है, बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है। ये कुछ स्लोगन्स थे जो कि दिए गए थे ताकि, और जैसे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से वो भी यूज़ किए गए। You might have seen a advertisement in the media as well as poster bills। कुछ एडवर्टाइजमेंट दिए गए ताकि, जिसमें दिखाई गई थी हैप्पी कपल दिखाया गया था, और जिसमें 2 चिल्ड्रंस बताए गए, और जो कि स्लोगन कौन कौन से दिए गए थे, हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू। एंड मैनी कपल, मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस, हैज़ इवन अडॉप्टिव अन वन चाइल्ड नॉर्म। और बहुत से कपल्स जो कि अर्बन एरियाज़ में, शहरों में थे, और वर्किंग वुमेंस थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अडॉप्ट भी किया कि 1 चाइल्ड हो उन्हीं के पास। उन्होंने 2 चाइल्ड को भी इग्नोर करके सिर्फ 1 चाइल्ड नॉर्म रखा गया। और जो और क्या किया, जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने कुछ मैरिजेबल एज थी ना, उसको बढ़ा दिया गया, कि जैसे पहले जो शादी थी वो कम उम्र में हो जाती थी, 12-14 साल में हो जाती थी, लेकिन मैरिजेबल जो एज है उसको बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इससे कि जो बच्चा पैदा करने वाली उम्र होती है वो घट जाएगी और पॉपुलेशन में डिक्रीज़ आएगा, ठीक है। तो जो एज थी वो कितनी कर दी गई, फीमेल के लिए 18 साल कर दी गई और मेल्स के लिए 21 कर दी गई, ठीक है। और फिर कपल्स को कुछ इंसेंटिव्स भी दिए गए, जो कि स्मॉल फैमिलीज़ रखें, जिसमें स्मॉल फैमिलीज़ आर टू ऑफ अदर मेजर टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए इंसेंटिव दिए गए थे, जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ निकाली, जिससे क्या है, लोगों में थोड़ा लालच आए उसके लिए। जैसे थी ना सिंगल 1 चाइल्ड, उसकी जो स्कूल की फ़ीस वगैरह है वो माफ़ कर दी गई थी। तो ऐसे ही कुछ पॉलिसीज़ निकाली गवर्नमेंट ने। और कुछ जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब ऐसा कर दिया गया कि अगर 2 बच्चे होंगे तो ही गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी, अगर इससे ज़्यादा बच्चे होंगे तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। तो ऐसी कुछ जो इंसेंटिव्स थी, पॉलिसीज़ थी, वो गवर्नमेंट ने निकाली ताकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो थोड़ी कम हो जाए। Let us describe some of the commonly used contraceptive method which help prevent unwanted pregnancy। और कुछ मोस्ट कॉमनली जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो यूज़ किए गए, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको रोका जा सके। An ideal contraceptive should be user friendly, easily available, effective and reversible with no or least side effect। अब कुछ जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो थी वो यूज़ किए गए थे मेथड्स, जो कि क्या कर रहे थे,
अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहे थे, जो कि क्या होनी चाहिए थी, यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए थी, जो कि इजीली उपलब्ध हो पाए हर जगह पे। जैसे अगर गांव में कोई रह रहा है तो उसकी भी पहुंच हो वहाँ तक, ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ होनी चाहिए जो उनको भी इजीली मिल सके और इजीली अवेलेबल हो गई, ठीक है। रीज़नेबल होनी चाहिए ताकि वो ख़रीद सकें, ऐसा नहीं है कि उनका प्राइस एकदम हाई हो तो वो उसको यूज़ ना कर पाएँ। इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। नॉट डिस्टर्ब इन सेक्शुअल एक्ट, और वो कोई जो सेक्सुअल डिज़ायर हो रही है, सेक्सुअल एक्साइटेशन हो रहा है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो उस टाइम उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ होने चाहिए, ठीक है। इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम, ऐसी ये होनी चाहिए। और रिवर्सिबल होनी चाहिए जिसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकें, जैसे कुछ होते हैं यूज़ एंड थ्रो जिसको यूज़ करके फेंक देते हैं। रिवर्सिबल भी होनी चाहिए जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बार बार, और उनके साइड इफ़ेक्ट भी सबसे कम होने चाहिए, यानी कि लीस्ट साइड इफ़ेक्ट होने चाहिए जब यूज़र्स उसको अपनी बॉडी पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से एक बार रीड करते हैं। An ideal contraceptive should be यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट होनी चाहिए। इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्शुअल डिज़ायर, जो भी सेक्सुअल ड्राइव हो रहा है उस समय कोई भी उसकी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, इनकी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए वो डिज़ायर एंड द सेक्शुअल एक्ट ऑफ द यूज़र, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंटली अवेलेबल इन विच कुड बी ब्रॉडर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। कुछ जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, अब वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है हमारी जो नेचुरल मेथड है जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं। सेकंड है बैरियर मेथड। थर्ड है आईयूडीज यानी कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। थर्ड है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फिर है इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। ये कुछ जो कैटेगरीज हैं कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, वो हम डिटेल में करते हैं अब। तो सबसे पहले हमारा नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम ने स्पर्म मीटिंग। जो नेचुरल मेथड है वो क्या कर रहा है, जो ओवम और स्पर्म है उनकी मीटिंग को अवॉइड करता है, तभी अगर वो अवॉइड होगा उसके बाद ही तो जो प्रेगनेंसी है वो रुक पाएगी और जो ग्रोथ रेट है वो रुकेगा, ठीक है। तो इसीलिए नेचुरल मेथड में क्या क्या आ जाता है, फर्स्ट आता है इसमें ये पीरियोडिक अब्स्टिनेंस। सेकंड है इसमें कोइटस इंटरप्ट्स एंड थर्ड है इसमें लैक्टेशन एमनोरिया, ठीक है। तो जो नेचुरल मेथड है ना, ये क्या करता है, इसके जो क्योंकि नेचुरल देखने में पता लग रहा है हमको कि इसमें कोई केमिकल वगैरह यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये क्या है, लीस्ट साइड इफ़ेक्ट होंगे इसके, ठीक है। अगर इसमें कोई केमिकल वगैरह यूज़ ही नहीं हो रहा तो इसमें साइड इफ़ेक्ट की भी कोई चांस नहीं होते, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई मेडिसिन यूज़ नहीं हो रही है और कोई भी डिवाइसेस यूज़ नहीं हो रही है, ठीक है। और ये इसके जो फेलर रेट है ना वो भी हाई होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरली मतलब लीस्ट साइड इफ़ेक्ट है, तो ऑफ कोर्स जो नेचुरल मेथड है इसके फेलर रेट क्या होंगे, हाई होंगे। तो इसका जो पहला है हमारा पीरियोडिक अब्स्टिनेंस, वो कर लेते हैं। जो पीरियोडिक अब्स्टिनेंस है इसको हम बोलते हैं रिदम मेथड या कैलेंडर मेथड। इसमें हम क्या देखते हैं, जो सेक्सुअल इंटरकेस होता है फर्टाइल डेज में वो अवॉइड करना चाहिए। जो फर्टाइल डेज हैं वो कब कब होते हैं, जैसे ये है हमारा मंथली साइकिल जो चलती है 1 से 28 डे की, हमने देखी थी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो 1 से 28 दिन की होती है, जिसमें जो ये बीच वाला दिन होता है 14th डे, ये होता है ओव्यूलेशन। क्या होता है, ओव्यूलेशन डे, ठीक है। ये ओव्यूलेशन डे होता है। तो जब यहाँ से एग निकलेगा तो एग की जो मतलब जब वो कितने दिन तक ज़िंदा रह सकता है, लगभग 48 आवर तक जो एग है ना वो ज़िंदा रह सकता है। यानी कि यहाँ से 2 दिन आगे लगा लो, 15th डे और 16th डे,
जो एग है वो ज़िंदा रहेगा। और यहाँ पे जो स्पर्म अगर आ रहा है तो स्पर्म की जो मोटिलिटी रेट यानी कि कब तक वो ज़िंदा रह सकता है, वो भी 48 घंटे ज़िंदा रह सकता है, यानी कि 12th डे और 13th डे। तो हम यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि लगभग 10th डे से और 17 डे तक ये होता है फर्टाइल पीरियड। कौन सा? फर्टाइल पीरियड। तो इस फर्टाइल पीरियड के समय जब कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है ना, तो उसके फर्टिलिटी यानी कि प्रेग्नेंट होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस जो कैलेंडर मेथड है उसके अकॉर्डिंग 10 से 17 डे तक कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी को रोका जा सके। तो अब रीड करते हैं एक बार पीरियोडिक एब्स्टिटेंस को यहाँ से। जो कैलेंडर मेथड है, इज़ वन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड और abstain फ्रॉम coitus फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द menstrual cycle, ठीक है, when ovulation could be expected as chance of fertilization are very high during this period, ठीक है, and this is called fertile period. Therefore, by the abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. तो जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं हो पाएगी अगर हम लोग जो ये अवॉइड करते हैं, इन मतलब जो फर्टाइल डेज हैं, फर्टाइल पीरियड है, इन समय तो जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं होती है, ठीक है। सेकंड है हमारा विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। एंड सेकंड है हमारा विड्रॉल एंड कोइटस इंटरप्टस मेथड, जिसमें क्या होगा, एक बार यहाँ से रीड करते पहले। Withdrawal is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. तो इस मेथड में क्या हो रहा है, जैसे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम है, जब वो सेक्सुअल ड्राइव कर रहे हैं, उस समय अगर जो मेल है ना, वो अपना पीनस जो इजैकुलेशन है उससे जस्ट पहले ही जो फीमेल की बॉडी है उससे बाहर निकाल दे सीमेन को, तो ये इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर स्पर्म अंदर जाएंगे ही नहीं तो फिर जो कंसीव होगी प्रेगनेंसी वो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ये मेथड भी क्या होता है, थोड़ा ये फेलर होता है, क्योंकि इसमें जो फेलर रेट है वो हाई होती है, क्योंकि अगर जैसे मेल है उस समय एक्साइटेशन उसका ज़्यादा है, सेल्फ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से जो कुछ स्पर्म है ना, यानी कि जिसको हम प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड होता है उस वो चला जाता है अगर वजाइना में, तो कुछ जो स्पर्म है वो उसके थ्रू अंदर चले जाएंगे, तो इसीलिए इनके जो चांस हैं फेलर के वो ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही जो ये पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड था यानी कि रिदम मेथड था, इसके भी फेलर रेट हाई होते हैं, ठीक है, ये इतने सक्सेसफुल मेथड नहीं है। थर्ड है हमारा लैक्टेशन एमेनोरिया, जिसमें क्या होगा, जो फीमेल है जब लैक्टेशन करवा रही है, अपने बच्चे को दूध पिला रही है, यानी कि लगभग जो 6 महीने बच्चा दूध पीता है, तो उस समय वो जो फीमेल का लैक्टेशन पीरियड चलता है, जिसमें क्या होगा, ब्रीस्ट फीडिंग के टाइम जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका नंबर ज़्यादा होता है, जो क्या करेगा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना उसको नेगेटिव फीडबैक देगा। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहाँ से क्या होगा, जो FSH हार्मोन था वो उसका लेवल कम कर देगा, जिसकी वजह से जो ओव्यूलेशन है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अगर ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है तो फिर मतलब एग नहीं आ पाएगा और जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये जो लैक्टेशन एमेनोरिया मेथड है ना, ये सिर्फ 6 मंथ तक ही वैलिड है, क्योंकि उसी समय जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसका लेवल हाई रहता है। तो जो लैक्टेशन एमेनोरिया है एब्सेंट इन मेंस्ट्रुएशन method in based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeed the child fully, the chance of the conception are almost nil. However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition.
तो जो पार्चुरेशन है उसके बाद जो 6 मंथ होते हैं वो फीमेल के लैक्टेशन पीरियड होते हैं, जिसको हम लैक्टेशन एमेनोरिया बोलते हैं, जिसमें क्या होता है जो मैस्चुरेशन है वो आती नहीं है फीमेल की, लगभग 6 मंथ के बाद आएगी जब प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का लेवल कम हो जाएगा तब। ठीक है, तो इसीलिए जो ये मेथड है लैक्टेशन एमेनोरिया, इसमें भी अगर जो ये 6th मंथ हैं पार्चुरेशन के बाद के, अगर इनमें कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस समय जो प्रेगनेंसी है या कंसीव करने के जो चांस हैं वो एकदम निल होते हैं। ठीक है, एज नो मेडिसिन और डिवाइस आर यूज्ड इन दीज मेथड, इन तीनों जो ये मेथड थे यानी कि नेचुरल मेथड में जो 3 मेथड थी, कैलेंडर मेथड है, विथड्रॉल मेथड है, लैक्टेशन एमेनोरिया है, इन तीनों में क्या होता है जो साइड इफ़ेक्ट है ना वो ऑलमोस्ट निल होते हैं, और जो चांस है फेलर के वो भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेचुरल मेथड के बाद बैरियर मेथड। तो जो बैरियर मेथड है इसमें क्या होता है, जो ओवम और स्पर्म है उनका वो मीट नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो ये क्या है, फिज़िकल बैरियर है जो बैरियर मेथड है, इसमें ये फिज़िकल बैरियर है क्योंकि ये एक तरह से ना जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उनको भी रोकता है, तो ये अच्छा मेथड है। इसमें जो बैरियर है उसके रूप में हम यूज़ करते हैं कंडम्स का, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ही मिलते हैं आजकल, जिसमें मेल में जो मोस्ट कॉमन कंडम है उसको हम निरोध बोलते हैं और फीमेल में बोलते हैं हम फेमिडोम्स। ठीक है, तो ये जो कंडम्स होते हैं ना ये यूज़ एंड थ्रो होते हैं, इनको एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, रिवर्सिबल नहीं है ये। लेकिन जो बाकी जो 3 और जो बैरियर हैं जैसे वो डायफ्राम है, वॉल्ट्स है, सर्वाइकल कैप्स हैं, ये क्या हैं, ये रीयूज डिवाइसेस हैं। इनको जो ये सिर्फ लेकिन फीमेल के लिए ही मिलेंगी, मेल के लिए नहीं मिलती है। ठीक है, इनको सिर्फ फीमेल ही यूज़ कर सकती है। तो अब हम इसको यहाँ से रीड कर लेते हैं। इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटेड विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। ठीक है, सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल कंडम्स आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबर। जो ये कंडम्स हैं ये थिन रबर्स के बने होते हैं और इनकी क्या है, थिन रबर के बनते हैं, लेटेक्स शीट के बनते हैं, जो कि कवर करते हैं किसको, पीनस को मेल्स में, और वेजाइना एंड सर्विक्स को फीमेल में कवर कर लेते हैं ये। इसी वजह से जो स्पर्म है वो अंदर नहीं जाएंगे, तो जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पाएगी। जस्ट बिफोर कोइटस, जब भी वो मेटिंग करते हैं उससे बस पहले ये यूज़ करने होते हैं, सो दैट द इजैकुलेटेड सीमन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जिससे क्या होता है, जो इजैकुलेटेड सीमन है वो फीमेल के अंदर नहीं जाएंगे, एंड दिस कैन प्रिवेंट द कंसेप्शन, जिससे कि वो कंसेप्शन को रोक पाते हैं। जो निरोध है वो पॉपुलर ब्रांड है मेल कंडम का, and use of condom has increased in the recent year due to this additional benefit. The protecting the user from contracting STDs and AIDS, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी और एड्स से भी। ठीक है, बोथ द मेल एंड फीमेल कंडम्स आर डिस्पोजेबल। जो मेल एंड फीमेल कंडम्स हैं ये डिस्पोजेबल भी हैं and can be self-inserted and thereby give privacy to the use of diaphragm, cervical caps and vaults. Are also barrier made for rubber and inserted in the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. तो जो ये बैरियर मेथड है जो कि कंडम्स हैं, डायफ्राम्स है, सर्वाइकल कैप है, वॉल्ट हैं, ये जो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स हैं ना ये सिर्फ फीमेल ही यूज़ करती है, जिसको फीमेल की जो कवर करती है किसको, सर्विक्स को, और ये क्या करेगी, जो स्पर्म है उनको अंदर जाने से रोकेगी। तो जो ये ना ये प्राइवेसी प्रोवाइड करता है ये जो बैरियर मेथड है, क्योंकि इसमें ये जो इनका इंसर्शन है ना वो सेल्फ इंसर्टेड है, क्योंकि ये अपने आप जो यूज़र है वो यूज़ कर सकता है, इसमें किसी डॉक्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसीलिए ये प्राइवेसी भी मेंटेन करवाते हैं। ठीक है, दे प्रिवेंट द कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। तो इसमें जो सर्विक्स से जो स्पर्म की एंट्री है वो ब्लॉक हो जाएगी
और किसके अंदर रह जाएगी, जो कॉन्डम्स हैं उनके अंदर ही जो स्पर्म सीमन है वो भर जाते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। ये रीयूजेबल हैं, कौन कौन से हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स, ये रीयूजेबल हैं। लेकिन जो कॉन्डम है ना वो क्या है, यूज़ एंड थ्रो, उनको एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। Spermicidal jellies, creams and foam are usually used along with these barrier to increase their contraceptive efficiency. तो इन कंडम्स के साथ ना अगर हम स्पर्मिसाइडल जेलीज़ को, क्रीम्स को यूज़ करेंगे, इनके ऊपर लगाएंगे, उसके बाद इनको इंसर्ट करेंगे, तो इसमें जो कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है उसके बढ़ने के चांस होते हैं। क्योंकि बाई चांस अगर जो ये कंडम्स हैं इनके अंदर से स्पर्म अगर निकल गई, बाई चांस कोई अगर फट गया है, निकल गए, तो जो ये जेलीज़ हैं ना ये क्या करती हैं, स्पर्म किलिंग जेलीज़ हैं, क्रीम्स हैं, जो कि अगर स्पर्म बाहर निकल भी गया है ना तो उसको फिर ये मार देंगी। ठीक है, तो जो ये स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज एंड फोम्स यूज्ड अलॉन्ग विद दीज इन बैरियर्स, इनको अगर इन बैरियर्स के साथ हम यूज़ करते हैं, इनके ऊपर लगा लेते हैं, तो ये क्या करेंगी, जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है इसको बढ़ा देंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो बैरियर मेथड है वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, IUDs। Another effective and popular method is the use of intrauterine devices. Another effective and popular method is used of intrauterine devices. These devices are inserted by doctors or expert nurse in the uterus through vagina. तो जो ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं इनको हम सेल्फ इंसर्टेड नहीं कर सकते हैं, ये जो हैं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट जो नर्स हैं उन्हीं के द्वारा इनको इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में, वजाइना के थ्रू। ठीक है, और ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होते हैं, जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है मेल के लिए नहीं होती हैं ये। These intrauterine devices are presently available as the non-medicated intrauterine devices. तो जो intrauterine devices है ना ये 3 टाइप्स में पाई जा रही हैं। एक होती है नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, सेकंड है कॉपर बेस्ड, और थर्ड जो है वो है हार्मोनल IUDs। ठीक है, तो जो ये कौन सी नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस हैं इनका एग्जांपल है लाइपिस लूप, और जो कॉपर बेस्ड हैं ये हैं कॉपर T और कॉपर 7 एंड मल्टीलोडेड 375, और जो हार्मोनल IUD हैं ये हैं प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं, एक तो जो नॉन मेडिकेटेड हैं क्योंकि इनमें जो लैपल लूप है ना, इनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो का कारण होता है ना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, उसके लिए यूज़ किया जाता है इनको। और जो ये कॉपर टी हैं इसमें क्या होता है, जो कॉपर बेस्ड जो ये मेडिसिन्स हैं इनमें क्या होगा, जो ये स्पर्म की फैगोसाइटोसिस है ना उसको बढ़ा देंगे, जिससे कि स्पर्म मर जाएंगे, और जो मोटिलिटी है स्पर्म्स की उसको भी कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये मोटाइल नहीं हो पाएंगे, अंदर जा ही नहीं पाएंगे, जैसे ये क्या करेंगे, थिक कौन सा है जिसमें देख तो एक बार, IUDs इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। ठीक है, यूट्रस के अंदर जो स्पर्म की फैगोसाइटोसिस है उसको बढ़ा देंगे। यूट्रस एंड द कॉपर आयंस रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, और जो कॉपर आयंस हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि जो स्पर्म की मूवमेंट है उसको दबा देंगे, कम कर देंगे। एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, इसको भी कम कर देंगे। अगर जो स्पर्म की कैपेसिटी वो फर्टाइल नहीं होगा तो आगे वो कंसीव भी नहीं कर पाएगा, आगे एग से नहीं मीट करेगा, तो जो प्रेगनेंसी है वो भी कंसीव नहीं हो पाएगी। ठीक है, in addition make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to sperm। और क्या करेंगे, जो यूट्रस है उसको अनसुटेबल कर देंगे इम्प्लांटेशन के लिए। इनमें जो हार्मोनल IUD है यानी कि हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं,
ये मोस्टली वाइडली यूज्ड की जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेस्ट मेथड होता है। इसमें ये क्या करते हैं, जो यूट्रस होता है ना, उसके इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, ये अनफेवरेबल बना देते हैं स्पर्म के लिए, और जो मतलब इम्प्लांटेशन है वो फिर नहीं हो पाएगी, तो जो प्रेगनेंसी है वो भी कंसीव नहीं हो पाएगी। एंड द hormonal IUDs make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperm, ठीक है। IUDs are ideal contraceptive for the female who want to delay pregnancy and space children, ठीक है। तो ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस हैं, ये क्या करती हैं, फीमेल को अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी कंट्रोल करती हैं। अगर जो बच्चे के को स्पेस देना चाहती हैं, जैसे एक बच्चा अगर 3 साल का हो गया है तो उसके बाद 4 साल का गैप दे के अगला बच्चा जो करना है, तो उस तरह जो बच्चे के बीच स्पेस देना है उसमें भी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है इंडिया में, ठीक है। और जो ये हार्मोनल आईयूडी था, इसमें क्या होगा, जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है वो उसको क्या करते हैं, ये मोड ऑफ एक्शन क्या है, नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, और जिससे क्या होता है, ओवुलेशन प्रिवेंट होता है, और जो सर्वाइकल म्यूकस है वो भी थिक हो जाता है, जिससे कि जो मूवमेंट है स्पर्म की वो उसमें नहीं हो पाती है ईजिली। जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है वो भी क्या हो जाता है, हॉस्पिटेबल हो जाता है। तो इसीलिए इम्प्लांटेशन क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन अनसुटेबल हो जाता है, ठीक है। यानी कि इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो फिर जो कंसेप्शन है वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमने कौन कौन से मेथड कंप्लीट कर लिए, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड और इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसको क्या होता है, जो मेडिसिन है उनको ओरली लिया जाता है, जो कि 2 फॉर्म में मिलती हैं, जिसमें होती है कॉम्बिनेशन पिल और सेकंड इसमें होती है मिनी पिल्स। जो कॉम्बिनेशन पिल होती हैं उसमें जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है उन दोनों ही पाई जाएंगी उस पिल के अंदर, लेकिन जो मिनी पिल है उसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही मिलेगा, ठीक है। तो इनको हम हार्मोनल पिल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें जो ये स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं उनका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। नाउ रीड इट फ्रॉम हियर। Oral administration of small doses of either progesterone or progesterone and estrogen combination is another contraceptive method used by the females. ये भी सिर्फ फीमेल्स के द्वारा ही यूज़ किया जाएगा। They are used in the form of tablets and hence are popularly called pills. ये टैबलेट्स की फॉर्म में यूज़ की जाती हैं, जिसको हम पॉपुलरली क्या बोलेंगे, पिल्स बोलेंगे, ठीक है। Pills have to be taken daily for a period of 21 days starting preferably within the first 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर जैसे फर्स्ट 5 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा जो है वो अगर हो रहा है, तो 5 डेज के बाद से हम 21 डे तक जो ये हार्मोनल पिल्स हैं उनको लेते हैं, ठीक है। 21 डे के पीरियड में हमने लिया, और जो लास्ट 7 डेज़ है इसमें हम गैप दे देते हैं, तो इस गैप के दौरान हम आयरन पिल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि 21 + 7 20 डेज़ का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो गया। ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशंस ऑकर, जो ये 7 डेज़ हैं इनमें क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, ठीक है। इस समय हम लेंगे आयरन पिल्स। इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिज़ायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। ये हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक जो फीमेल है कंसेप्शन को रोकना चाहती है, तब तक हम ये पिल्स ऐसे ही लगातार लेते रहेंगे। यानी कि 21 डेज़ तक हम ये डायरेक्ट जो हार्मोनल पिल्स हैं वो यूज़ करेंगे, और लास्ट जो 7 डेज़ हैं इसमें हम लोग आयरन पिल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। और ये क्या करेंगे, जो ओवुलेशन है और इम्प्लांटेशन है इसको रोकेंगे, और इसके साथ साथ एक जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी क्वालिटी को भी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिससे कि जो स्पर्म है उसकी एंट्री उसमें नहीं हो पाती। पिल्स आर वेरी इफ़ेक्टिव विद लेसर साइड इफ़ेक्ट। जो ये पिल्स हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, लेकिन इनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो लीस्ट होते हैं, ठीक है। एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स, और ये फीमेल्स के द्वारा इजीली एक्सेप्ट भी कर लिए गए।
जिसमें हम लोग देखते हैं जो सहेली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो सहेली है, द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल कंटेन अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। जो सहेली है ना, ये क्या की गई थी, किसके द्वारा इसकी रिसर्च की गई थी, ये याद कर लेना एक बार। ये की गई थी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा। इसको क्या किया गया था, खोजा गया था, ठीक है। जो ये सहेली है ना, इसको हम लोग वीक में एक बार लेते हैं, जो कि इन सबसे बेटर था, क्योंकि ये हमको लगातार लेनी पड़ रही थी। जो ये पिल्स थी, हार्मोनल पिल्स थी, इसको हम डेली रूटीन के बेस पर ले रहे थे। लेकिन जो सहेली है ना, ये वीक में बस एक ही पिल लेनी होती है, ठीक है। और न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन नॉन स्टेरॉयडल। हाँ, और ये क्या है, नॉन स्टेरॉयडल है, ये हार्मोनल नहीं है, क्योंकि इसमें तो ऊपर जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थे वो कॉम्बिनेशन में और मिनी पिल यूज़ की जा रही थी। लेकिन जो सहेली है उसमें कोई भी हार्मोन्स का यूज़ नहीं किया जा रहा, इसलिए ये नॉन स्टेरॉयडल है। इट इज़ वंस अ वीक, इसको हफ्ते में एक बार लेते हैं। विद वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं बहुत ही कम है, और इसकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है वो हाई है, ठीक है। यानी कि इसमें कंसीव करने के चांस बहुत कम होते हैं। और खाली जो प्रोजेस्टेरोन है अकेला ही, या फिर जो कॉम्बिनेशन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का, इनको भी फीमेल्स यूज़ करती हैं बाय इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स करवा कर भी। अगर इंजेक्शन के द्वारा भी इनको लेती हैं और इम्प्लांट भी करवा सकते हैं अंडर द स्किन। जो इम्प्लांट है वो स्किन के जैसे, जो हमारा कंधा है यहाँ की जो कट लगाया और इसके अंदर जो ये पिल हैं, कैप्सूल हैं, उनको इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायग्राम दे रखा है ना, ये नॉर प्लांट जो कैप्सूल हैं वो 6 कैप्सूल है ना, इनका यूज़ कब करते हैं, ये लगभग 5 ईयर्स तक ही वैलिड होती हैं। इनको जो 6 ये कैप्सूल हैं इनको इम्प्लांट किया जाता है, और ये 5 ईयर तक जो कंसीव है वो नहीं करने देती। और इसी के जो कैप्सूल में ही एक जो दूसरा एग्जांपल है वो है इम्प्लेनॉन का। जो इम्प्लेनॉन है ना, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा इजी होते हैं इनसे, क्योंकि वो सिर्फ एक ही कैप्सूल को इम्प्लांट करते हैं और जो 3 साल तक फिर उससे फ्री हो जाते हैं, कोई कंसेप्शन नहीं होता है, ठीक है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स। इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो पिल्स के जैसा ही होता है, ठीक है। जैसे वो वर्क करते हैं उसी तरह ये भी वर्क करते हैं, लेकिन जो इनका इफेक्टिव पीरियड है वो उनसे लॉन्गर होता है, हाई होता है, ज़्यादा सालों तक होता है, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive। जो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, इनका भी यूज़ कब कर सकते हैं, जब कोइटस के 72 आवर्स बाद, जैसे अगर बाई चांस किसी के साथ रेप हुआ है, कुछ है ऐसा हो गया ना, तो उसके 72 घंटे के अंदर अंदर जो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं इनको ले लेना चाहिए, ताकि जो प्रेगनेंसी है उसको क्या किया जाए, उसको रोक सके, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कम्बिनेशन, ये हमको प्रोजेस्टेरोन या खाली प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन के कम्बिनेशन भी मिलती हैं, जिसको 72 आवर्स के अंदर ही यूज़ करना चाहिए। ये वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एज दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अब नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल मेथड, जो कि एक परमानेंट मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सर्जिकल मेथड आर ऑल्सो स्टेरिलाइजेशन आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट। इनकी ये टर्मिनल मेथड है, अगर बच्चे अब नहीं चाहिए कपल को, तब ये जो सर्जिकल मेथड है ये मेल और फीमेल दोनों के द्वारा कराया जा सकता है और प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर प्रिवेंट कंसेप्शन। जो सर्जिकल मेथड है इससे क्या हो जाए, जो गैमेट ट्रांसपोर्ट है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि जो कंसेप्शन है वो रोका जाएगा।
स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज़ कॉल्ड वैसेक्टोमी एंड इन द फीमेल इज़ कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। जो ये सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल प्रोसीजर है, तो मेल में इसको हम वैसेक्टोमी बोलते हैं और फीमेल्स में बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है। वैसेक्टोमी में क्या होता है, जो मेल का वॉस डिफरेंस होता है ना, उसको कट करके टाइड कर दिया जाता है। और ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, जो फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है ना, उसको कट करके टाइड कर देते हैं, ताकि जो गैमेट का ट्रांसफ़र है वो नहीं हो पाता। ठीक है। In vasectomy, a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotus. ठीक है। Where in tubectomy, a small part of the fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdominal or through vagina. ठीक है। And these techniques are highly effective, but the reversibility is very poor. ये टेक्निक तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, लेकिन जो इसकी रिवर्सिबिलिटी है ना, वो बहुत ही पुअर है, क्योंकि इसको हम लोग वापस से सही नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह से परमानेंट इलाज है। अगर आपको बच्चे नहीं चाहिए तब ये करवाया जाता है, और जो बच्चा है उसको बंद कर दिया जाता है, ताकि आगे बच्चे ना हों। ठीक है। जैसे ये एनसीईआरटी में डायग्राम देख रखा है, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। इसमें जो ये टेस्टिस है मेल की, इससे जो ये वॉस डिफरेंस आ रहा है, यहाँ टेस्टिस से अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, फिर जो स्पर्म है वो यहाँ से निकल के यहाँ तक जा ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे कट लगा के यहाँ पे इनको क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है वॉस डिफरेंस को, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो यहाँ से नहीं जा पाते आगे। ठीक है। और ऐसे ही जो ट्यूबेक्टोमी है, इसमें क्या होता है, जो फीमेल की ओवरी है, यहाँ से एग आ रहा है। ठीक है। और ये फैलोपियन ट्यूब है, इसको यहाँ पे कट लगाकर बांध देंगे, तो जो एग है वो यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा, और आगे कोई भी चांस नहीं होगा फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने का। ठीक है। अब हमारा जो लास्ट पैराग्राफ है वो बचा है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। It need to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in the consultation with qualified medical professionals. तो हमको जो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे लिए सुटेबल है उसका सिलेक्शन करना है, तो ये जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेसर्स है ना, प्रोफेशनल हैं, कोई डॉक्टर जो अच्छा डॉक्टर है, उसी की मदद से हम कर पाएंगे। ठीक है। One must also remember that contraceptives are not regular requirement for the maintenance of reproductive health. तो इसमें क्या था कि जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ की जा रही थी एक प्रोफेशनल्स के उसके अंतर्गत ही करनी चाहिए, और जो ये रिक्वायरमेंट है ना कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, हम रेगुलर ले रहे हैं, तो ये क्या करती है, हमारी जो नेचुरल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, उसको भी इफ़ेक्ट कर रही है। ठीक है। क्योंकि इससे हो सकता है कि जो हमारी नेचुरल कंसीव करने की जो रेट है वो कम हो जाए। ठीक है। तो इनको रेगुलर भी यूज़ नहीं करना चाहिए, और हो सकता है कि कुछ फोर्सफुली ये यूज़ करते हैं ताकि प्रेगनेंसी को डिले कर सकें या फिर रोक सकें। ठीक है। तो इसकी वजह से कोई डाउट नहीं है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मतलब अच्छे मेथड्स हैं हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कम करने के लिए। और इनके जो कुछ क्या हो रहे हैं, कुछ इल इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे नौजिया है, एब्डोमेन पेन है, ब्रेक थ्रोट है, ब्लीडिंग है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, और कुछ ब्रेस्ट कैंसर। ये सारे जो रोल हैं, कुछ जो इफ़ेक्ट हैं, वो भी इनको देखने के लिए मिलते हैं, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने पूरा डिटेल में पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल को कर लिया है कंप्लीट, जिसमें हमने सब कुछ कवर किया है एनसीईआरटी का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।